Students, evaporation is basically the vapor formation of a liquid below its boiling point. Vapor formation below the boiling point. किसी भी लिक्विड के वेपर्स बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, जब टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट हो. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखते हैं. द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस in which liquid changes into vapors at the surface of liquid at given temperature. This is called evaporation. डेफिनेशन को देखें तो हमें पता चलता है कि इवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम उन्हें कहते हैं जिससे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती स्टार्ट होने के लिए. ऐसी रिएक्शंस जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम फोर्सफुली स्टार्ट नहीं करते, दीज आर नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सो इवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी हम इसको कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे ताकि ये स्टार्ट हो सके. इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स, यानी लिक्विड चेंज इनटू इट्स वेपर एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, यानी लिक्विड की सरफेस से मॉलिक्यूल्स वेपर फेस में चेंज हो रहे हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे, इज कॉल्ड इवेपोरेशन. स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन की हम डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं कि हम कहाँ पर इवेपोरेशन को अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन. जी स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम पानी का ग्लास धूप में रख दें तो कुछ देर बाद वो सूख जाएगा. जब बारिशें ना हो रही हों और गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो दरिया और झीलें भी सूख जाती हैं. इसी तरह से अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम कपड़ों को गीले कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो उसमें से भी पानी खुश्क हो जाता है. अगर आप धूप में आए तो आपको पसीना आया होता है और हवा के चलने की वजह से वो पसीना खुश्क हो जाता है. तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इवेपोरेशन. स्टूडेंट्स, अब हम मजीद स्टडी करते हैं कि ये सारे फिनोमेनाज में कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स या एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इवेपोरेशन. जी स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था कि इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और मोशन की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है. कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और कुछ की कम होगी. द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन हाई काइनेटिक एनर्जी वो क्या करेंगे, वो सरफेस की तरफ आना शुरू होंगे. अब ये जो रेड से मैं शो कर रही हूँ, दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन या दैट पोजेस हाई काइनेटिक एनर्जी. ये क्या करेंगे, ये इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि ये इस इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएंगे और अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से इस बॉन्डिंग को ख़त्म करके वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन. इसी तरह से है जैसे घर में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो कि सरफेस पर आकर एस्केप कर जाएंगे और वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे.
अब फर्दर हम देखेंगे कि जब वेपर स्टेट में हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर गए हैं, तो पीछे जो बचे मॉलिक्यूल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो सरफेस में से निकल गए, पीछे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, दैट डिक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। और फिर क्या होगा कि सराउंडिंग में से हीट जो है वो इस सिस्टम के अंदर या इस लिक्विड के अंदर एंटर हो जाएगी। क्यों एंटर होगी? क्योंकि बाहर हीट ज्यादा है, सिस्टम की हीट कम हो गई है, तो सिस्टम जो है उसके अंदर हीट शामिल हो जाएगी। सिस्टम हम किसे कह रहे हैं? इस लिक्विड को कंसिडर कर रहे हैं। तो हीट सराउंडिंग से इसके अंदर शामिल हो जाएगी। फिर फर्दर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद, फिर और मॉलिक्यूल्स सरफेस में से निकलते जाएंगे और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू करता जाएगा। और हमने देखा दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसमें हमने कोई भी एनर्जी इसको नहीं दी कि ये स्टार्ट हो। ठीक है, अब फर्दर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेपोरेशन। Evaporation is basically a surface phenomena. अभी स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स escape from the surface of the liquid and convert into vapor state. This is called evaporation. तो ये क्या हुआ? That is the surface phenomena. सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। It is an endothermic process. एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक वो प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। अभी हमने डिस्कस किया था जब हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे सिस्टम में से, सिस्टम का या लिक्विड का टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो सराउंडिंग में से हीट जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसलिए हम इवेपोरेशन को क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट, कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर्स। जी, इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। किस तरह से? आप देखें, आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इवेपोरेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप बर्फ देखें, जब हम बर्फ को किसी भी कंटेनर में से या रेफ्रिजरेटर में से बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर आपको उसके वेपर्स नजर आ रहे होते हैं। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इवेपोरेशन का फिनोमेना है। और जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो इसी तरह से इवेपोरेशन फास्ट होती जाएगी। लेकिन आप इसे हर टेम्परेचर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। लास्ट इज इट इज अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। किस तरह से? हमने इसका अभी प्रोसीजर देखा था, फिनोमेना देखा था कि एक सिस्टम में से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा हाई है वो सिस्टम में से निकल जाते हैं, तो पीछे लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। अगर स्टूडेंट्स आप एक गर्म चाय के कप को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि उसकी सरफेस में से वेपर्स निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप्स फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वेपर्स। जैसे जैसे इवेपोरेशन फास्ट होती जाएगी या आप कह लेंगे टाइम गुजरता जाएगा, तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकलते जा रहे हैं और आपकी चाय का टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है। एक टाइम आएगा कि चाय बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। इट्स मीन कि इवेपोरेशन से आपका जो सिस्टम है या जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। इस तरह से कूलिंग इफेक्ट आता है। सो स्टूडेंट्स, हम फर्दर देखते हैं कि which are the factors that will affect the rate of evaporation। ठीक है, इवेपोरेशन को हम कैसे फास्ट करवा सकते हैं या फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर को हम स्टडी करेंगे, दैट इज द नेचर ऑफ लिक्विड। कि लिक्विड की नेचर क्या है जिसकी इवेपोरेशन हो रही है।
नेचर ऑफ लिक्विड से क्या मुराद है कि यहाँ पर उसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस किस तरह की हैं। अगर तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ वेपर फॉर्मेशन कम हो जाएगा। और अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। इसको मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन से समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड से। उसके लिए स्टूडेंट्स हम दो डिफरेंट लिक्विड्स, वाटर और परफ्यूम, इनको स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले इन दो सरफेस पे वाटर का एक ड्रॉप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ परफ्यूम का एक ड्रॉप लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इन दोनों लिक्विड्स में से कौन सा लिक्विड जो है वो जल्दी ड्राई होता है या जल्दी इवेपोरेट होता है, और हम स्टडी करेंगे कि दोनों में से किस लिक्विड का रेट जो है, इवेपोरेशन रेट जो है वो ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टडी किया था कि जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उनका इवेपोरेशन रेट जो होता है वो स्लो होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्लोली इवेपोरेट होंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। और जो लिक्विड जल्दी इवेपोरेट होगा, इसका मतलब है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हैं और उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब आपने ऑब्जर्व करते हैं कि ये देखिए परफ्यूम वाली साइड जो है ये तकरीबन ड्राई हो चुकी है, लेकिन जो वाटर वाला स्पॉट है वो स्टिल वेट है। तो स्टूडेंट्स, आप इस डिमॉन्स्ट्रेशन से क्या रिजल्ट निकालेंगे कि वाटर वो लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से इसका इवेपोरेशन रेट जो है वो स्लो है। और जो परफ्यूम है वो ऐसा लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिसकी वजह से इसका इवेपोरेशन रेट जो है वो फास्ट है। आइए स्टूडेंट्स, हम फर्दर फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करेंगे। आपने देखा कि नेचर ऑफ लिक्विड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी रेट ऑफ इवेपोरेशन में। सेकंड इसका पॉइंट है दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। किस तरह से? हम अपनी डेली लाइफ में किसी लिक्विड को जब ठंडा करना चाहते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसे एक बड़े कंटेनर में लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर गर्म दूध है, अगर मैं उसे ठंडा करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी कि मैं उसे एक ग्लास में जिसका सरफेस एरिया कम है उसमें ठंडा करने की बजाय मैं उसको एक पैन में जिसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है उसमें लूँगी, ताकि इसमें से जल्दी हाई एनर्जी की मॉलिक्यूल्स वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाएं और बाकी जो पीछे सिस्टम रह जाएगा उसके अंदर लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे और दूध ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी इवेपोरेशन होगी। इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर एक ग्लास में पानी है और उसके साथ ही मैंने एक सरफेस पे, टेबल पे आप समझ लें कि पानी गिरा दिया है। अब ग्लास का सरफेस एरिया कम है और जो टेबल का सरफेस एरिया है वो इससे कहीं ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि जो टेबल पर पानी था उसी सेम अमाउंट में वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा एज कंपैरिजन टू द ग्लास। ठीक है, सो सरफेस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जी, लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर। इवेपोरेशन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वो वेपर फेस में चेंज होते हैं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल एस्केप फ्रॉम द सरफेस। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम एक पानी के ग्लास को कमरे के अंदर रखें और उसको इवेपोरेट होने दें और उसके कंपैरिजन में उतनी अमाउंट का पानी हम बाहर सनलाइट में रख दें, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो पानी सनलाइट में था वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा।
क्योंकि उसे हीट मिल रही थी फ्रॉम द सन। हीट मिलने की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई और ज़्यादा अमाउंट में मॉलिक्यूल्स सरफेस से एस्केप होके वेपर्स में कन्वर्ट हो गए और वो पानी जल्दी इवेपोरेट हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि इवेपोरेशन फास्ट हो तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। सो यू कैन से टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब हमने टेम्परेचर की बात की कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। तो कितनी अमाउंट में हीट हमें चाहिए होती है कि मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएं, इसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। It determines how much amount of heat is required to convert a liquid into its vapor phase. इसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर हम वाटर की बात लें तो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, तो उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। जब हम लिक्विड स्टेट में वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 44.1 किलो जूल पर मोल, that is 44.1 किलो जूल पर मोल energy is absorbed by the water molecules to convert into gaseous phase. That is energy for 1 mole of water. The heat of vaporization of water is delta H V of water is 44.1 kilojoule per mole. ठीक है, ये हमने देखा कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी ज़्यादा है। वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन की अमाउंट आपको बताएगी कि इस लिक्विड के अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कितनी ज़्यादा हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर किसी लिक्विड की कम होगी इट्स मीन कि उसके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हैं, और अगर किसी लिक्विड की हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगी इट्स मीन स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट इन दैट लिक्विड। स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट इवेपोरेशन। अब कुछ इम्पॉर्टेंट से स्टेटमेंट्स हैं जो अक्सर हमारे पास एग्जाम्स में जस्टिफिकेशन के लिए आती हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम उन्हें कैसे जस्टिफाई करते हैं। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, जस्टिफाई इट। कि इवेपोरेशन किस तरह से कूलिंग कॉज करेगा, तो इसका आंसर हम देंगे कि इन अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की खास काइनेटिक एनर्जी होती है। द मॉलिक्यूल्स विच हैज हाई काइनेटिक एनर्जी दे मूव टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ लिक्विड। जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या करते हैं, सरफेस के पास जाते हैं और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी ओवरकम करके सरफेस से एस्केप कर जाते हैं इनटू द वेपर फेज। क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, ठीक है, हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लिक्विड में से निकलते जा रहे हैं, तो जो पीछे लिक्विड्स हैं उनकी एनर्जी कम होती है, इस वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। लिक्विड के अंदर लेस काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट और हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वो सरफेस में से निकल गए, तो लिक्विड का टेम्परेचर कम हो गया। दैट इज द रीजन इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है कि इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। अभी हमने इसका फैक्टर पढ़ा था, दैट इज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से
रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा और टेम्परेचर को कम करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होगी, लेकिन क्या होगा कि कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे इवेपोरेशन का रेट बहुत स्लो हो जाएगा और ज्यादा पे बहुत फास्ट हो जाएगी इवेपोरेशन। दैट्स व्हाई इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर्स। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट्स आती है अर्थनवेयर वेसल्स कीप वाटर कूल। अर्थनवेयर वेसल्स को हम कहते हैं मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन में अक्सर हम घड़ा यूज करते हैं पानी के लिए, और हम अक्सर गांव में या विलेजेस में ये यूज हो रहा होता है। इसके अंदर पानी ठंडा रहता है। उसका क्या रीजन है? देखिए, मिट्टी का जो बर्तन होता है, ये मैंने घड़ा बना दिया आपके सामने। इसके अंदर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। जब हम इसके अंदर पानी भरते हैं तो क्या होता है, इन पोर्स में कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी भर जाता है। आपने देखा होगा जिस घड़े में पानी होता है वो बाहर से गीला होता है, क्योंकि जो इसके अंदर पोर थे, मिट्टी के अंदर जो सुराख थे, उन सब के अंदर पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू फिल हो जाता है। अब यहाँ सरफेस से, जो पानी की सरफेस है, इसमें से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ये निकलते जाएंगे और पीछे लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। अब मिट्टी का बर्तन क्या करता है कि सराउंडिंग में से मजीद हीट को एंटर नहीं होने देता। जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स पानी की सरफेस में से निकलते गए, ये बाहर आ रहे हैं, पानी का टेम्परेचर कम हो गया। अब इस पानी के टेम्परेचर को वो मेंटेन कैसे रखता है कि मिट्टी का बर्तन जो है सराउंडिंग की हीट, जो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर है, उसको अंदर एंटर नहीं होने देता। जब वो इसको एंटर होने नहीं देगा तो क्या होगा कि पानी अंदर ठंडा रहेगा, क्योंकि इवेपोरेशन तो कंटिन्यू है, इवेपोरेशन होती रहेगी, जिसकी वजह से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव करते जा रहे हैं और पीछे आपके पास लो से लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह रहे हैं, तो जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर जो है वो मजीद कम से कम और ठंडा रहेगा। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट है, वन फील सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर बाथ। जब आप नहा कर आते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जिस्म पे जो पानी की एक लेयर मौजूद होती है, आपकी बॉडी की जो हीट है वो कन्वर्ट हो जाती है या ट्रांसफर हो जाती है इन द वाटर लेयर। अब ये वाटर लेयर फर्दर इवेपोरेट होती है और इस इवेपोरेशन को सपोर्ट कौन करता है? द फैन। ठीक है, जो फैन की हवा होती है वो क्या करेगा, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हमारी सरफेस से दूर ले जाएगा। तो क्या होगा, ये अगर बॉडी है, ठीक है, ये ऊपर वाटर लेयर है, ठीक है, हमारी बॉडी की हीट किस में ट्रांसफर हुई? वाटर लेयर में। अब इस वाटर लेयर में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि हीट ट्रांसफर हुई है। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल वेपराइज। ठीक है, वो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, फैन चल रहा है, इसकी हवा ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को हमसे दूर ले जाएगी और पीछे लेस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, जिसकी वजह से हमें ठंडक का एहसास होगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर फैन ना चल रहा होता, अगर पंखा ना चल रहा होता और अगर आप नहा कर आए, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हमारी बॉडी की हीट इस वाटर लेयर में तो कन्वर्ट होगी और ये वाटर वेपर्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स सैचुरेट कर जाएंगे हमारे इर्द गिर्द। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स सैचुरेट हो जाएंगे। इस सैचुरेशन की वजह से क्या होगा, हमें हीट फील होगी या हमें ह्यूमिडिटी फील होती है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत हबस फील हो रहा है अगर आप फैन नहीं ऑन करेंगे। ये फैन जब हम ऑन करते हैं तो फिर क्या होता है, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को हमसे दूर ले जाता है।
जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमसे दूर चले जाते हैं तो फिर हमें ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि पीछे जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है वो कम होती है और वो कूलिंग इफेक्ट देती है। तो स्टूडेंट्स, ये वो स्टेटमेंट्स थी जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक के हवाले से आती हैं, दैट इज इवेपोरेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और आपने इनमें बिल्कुल अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको क्लियर कट एक्सप्लेन कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। स्टूडेंट्स, आप सोच नहीं सकते कि अगर इवेपोरेशन एग्जिस्ट ना करे तो क्या नुकसानात हो सकते हैं। आपको पता है कि वाटर साइकिल मेंटेन करने के लिए इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इवेपोरेशन ना होती तो क्या होता कि पानी जो है कभी भी वेपर्स में कन्वर्ट ना होता और ये वेपर्स कभी भी क्लाउड ना बनते, और अगर क्लाउड्स ना बनते तो फिर वापस रेन भी ना होती, तो ये वाटर साइकिल जो है ये अपसेट हो जाता। सो इवेपोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। दैट्स ऑल अबाउट इवेपोरेशन। स्टूडेंट्स, अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।